अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपको डिलीवर किया था उसमें हमने आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में बताया था, जो कि पर्टिकुलरली इन्वेंट्री से रिलेटेड था। तो इन्वेंट्री कितनी टाइप की होती हैं, उसको हम कैसे जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे और कौन कौन सी नीड्स को पूरा किया जा सकता है फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो उसके मेथड्स भी हमने आपको कुछ बताए थे, लाइफो, फाइफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। आज का क्लास जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है जी अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ का। ये आपने अपनी बुक्स जो रिकमेंडेड है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं ये हमने बड़ी लेंथी स्लाइड्स बनाई हैं सिर्फ इस वजह से ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो जो कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे वो बेटा आपके सामने है जी। डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, difference among a bill of exchange or a promissory note and a check, accounting for transaction involving a bill of exchange, journal and ledger account for both dryers and dry books of accounts। तो सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है जी क्लास। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप एक अनकंडीशनल ऑर्डर राइट करते हैं और साइन करता है जो कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर रहा होता है, जिसमें डायरेक्ट करते हैं किसी सर्टेन पर्सन को कि आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है ये पर्टिकुलर पर्सन को पे करनी है। और या फिर आप उसमें पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन नहीं करते लेकिन आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर देते हैं विद योर साइन। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जी। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये बिल जो है ये मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। मतलब ऑरली आप किसी को नहीं कह सकते कि जी मैं आपको फलानी डेट को इतने पैसे दे दूंगा या मैं आपको ये पेमेंट क्लियर कर देता हूँ थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए और वो प्रूफ क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज इन मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म। the bill must be addressed to a specific person। एक specific person को address किया होना चाहिए वो bill must be contain an order to pay money not a request। उसमें order देना है कि पे कर दी जाए इतनी amount particular person को, लेकिन request नहीं आप करें, एक order आप दे रहे हैं। The amount shown in the bill must be definite and clear। जो अमाउंट आप मेंशन कर रहे हैं बिल पर वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आप बता रहे हैं विद करेंसी होनी चाहिए। द डेट ऑफ राइटिंग द बिल मस्ट बी क्लियर इन द बिल। ठीक है, जो डेट आप मेंशन कर रहे हैं इशूइंग की वो भी क्लियर होनी चाहिए, एम्बिगियस ना हो। द ड्यूरेशन ऑफ द बिल मस्ट बी डेफिनेट। और जो ड्यूरेशन होगा उस बिल का वो भी आपने मेंशन करना होगा कि कब तक ये वैलिड रहेगा। ओके, पार्टीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वो आपके सामने है जी। 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले ड्रॉर। द ड्रॉर इज द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया उसे ड्रॉर कहेंगे। द बिल इज साइन बाय द ड्रॉर। ड्रॉर ही उस बिल को साइन करेगा। अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो क्रेडिटर है वो एंटाइटल कर रहा होगा एक पर कि वो रिसीव करेगा पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। देन है जी ड्राई। ड्राई कौन है? ड्राई इज द पर्सन अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपने ड्रॉ किया है उसको हम ड्राई कहेंगे। ड्राई इज द डेटर। ठीक है, ड्रॉर बेसिकली आपका क्रेडिटर है, ड्राई आपका बेसिकली डेटर है। हु हैज टू पे द मनी टू द ड्रॉर, जो कि हर हाल में उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो मनी पे करेगा। किसको? ड्रॉर को। ही इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर। उसको एक्सेप्टर भी हम बोलते हैं। देन थर्ड पार्टी आ जाती है, वो है पेई। पेई इज द पर्सन टू होम पेमेंट हैज टू बी मेड। पेई हमारा वो पर्सन होगा जो कि पेमेंट दे रहा होगा। और पेई जो है मे बी ये हो सकता है कि ड्रॉर खुद भी हो या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं हमारे पास। ओके, देन है जी डिटेल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 5 पॉइंट जो है ये आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मेंशन होने चाहिए। अमाउंट, डेट, पीरियड, सिग्नेचर, रेवेन्यू स्टैम्प जो भी होगी। इसका आगे फॉर्मेट भी हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, उससे पहले जी हम टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लें। सबसे पहले ये जी डॉक्यूमेंट्री बिल। इन दिस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट कंफर्म द genuineness of sale or transaction that took place between the seller and buyer। आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है
वो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ लगाने होंगे, ताकि पता चले कि आपने जेन्युइन सेल या ट्रांजैक्शन की है और ये जो सेल और ट्रांजैक्शन है ये ओरिजिनल सेलर और बायर के दरमियान हुई है, उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री बिल। देन है डिमांड बिल, दिस बिल इज पेबल व्हेन इट डिमांडेड, ये उस वक्त पे किया जाएगा जब डिमांड किया जाएगा। द बिल डजंट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट, देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर व्हेनेवर प्रेजेंटेड। तो जब कभी इसकी जरूरत होगी तभी आप इसको प्रेजेंट करेंगे और फिर इसको क्लियर करेंगे। और सिंस bill, it is a time bound bill, which means the payment has to be made within the given time period and time, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप इस बिल को इशू करेंगे और उसकी टाइम बाउंड्री भी होगी कि इसके दरमियान, इस टाइमिंग के दरमियान में आपने इस बिल को पे करना है। इनलैंड बिल, an inland bill is payable only in one country and not in any other foreign country. This bill is opposite to foreign bill, ठीक है। इनलैंड बिल क्या है, जो कि आप अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर यूज कर रहे होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को। क्लीन बिल, दिस बिल डजंट हैव एनी प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सो द इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली हायर देन द अदर बिल। तो जो क्लीन बिल है इसका कोई भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री बिल नहीं है, ये आपका इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू अदर बिल। और उसके बाद है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल को आप आउटसाइड द कंट्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ उसने पर्टिकुलरली बताया कि अगर इंडिया से बाहर जाके आप इस बिल को यूज कर रहे हैं तो वो फिर आपको फॉरेन बिल कहलाएगा। टू एग्जांपल ऑफ अ फॉरेन बिल आर एन एक्सपोर्ट बिल एंड इम्पोर्ट बिल, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन बिल जो है वो ट्रेडिंग के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए आप यूज कर सकते हैं। Accommodation bill, a bill that is sponsored, drawn, accepted without any condition is known as an accommodation bill. Accommodation bill क्या होगा, जो स्पॉन्सर किया जाएगा, ठीक है, तब आप इसको इशू करेंगे या ड्रॉ करेंगे। ट्रेड बिल, दिस काइंड ऑफ बिल इज स्पेशली रिलेटेड ओनली टू ट्रेड। ये ट्रेड बिल जो है ये पर्टिकुलरली ट्रेड के साथ रिलेट करेंगे, जहां आपने सेल एंड परचेज करनी है वहां ये यूज होगा। सप्लाई बिल, द बिल दैट इज ड्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज द सप्लाई बिल। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाएगा, जहां सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे होंगे, उसको हम सप्लाई बिल कहते हैं। ओके, देन है जी हमारे पास यूजफुलनेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी कुछ आपके सामने इसने सम अप करके लिखा हुआ है। इसके अलावा और बहुत से एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है अ डेफिनेट डेट कैन बी फिक्स टू अ बिल फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम अ डेटर, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट आपने फिक्स कर देनी है जिससे पता चल सके कि डेटर जो है उससे आप कब तक जो अमाउंट है वो रिसीव कर सकते हैं। अ बिल कैन बी यूज एज अ रिटर्न प्रूफ ऑफ द डेट। ये बिल जो होगा ये आपका एक रिटर्न प्रूफ होगा कि आपने किसी को कर्जा दिया है। अ बिल इज अ सिंपल एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बिल सिंपली एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है ताकि आप अकाउंट्स को सेटल कर सकें। अ बिल इज वेरी यूजफुल इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है जी। बिजनेस कैन ईज फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ वन एंड अदर बाय ड्राइंग अकोमोडेशन बिल ऑन वन एंड अदर। ये भी पहले, थोड़ी देर पहले भी आपको हमने बताया कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है। बेसिकली यहाँ ये बता रहे हैं कि बिजनेसमैन जो है वो बेसिकली इस अकोमोडेशन बिल को भी ड्रॉ करती हैं ताकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को रिमूव किया जा सके। अच्छा जी, ये आपके सामने एक फॉर्मेट उसने दी है, सैंपल है ये हमारे सामने, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का है, ठीक है। तो इस तरह के सैंपल होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। देन मजीद एडवांटेजेस के बारे में आपको बता रहे हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, इंडोर्समेंट पॉसिबल, ये तीनों चीजें जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट को। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इफ द ड्राई फेल टू मेक द पेमेंट इट विल बी इजियर फॉर द ड्रायर टू रिकवर द अमाउंट लीगली, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या हुआ कि अगर ड्राई जो है वो फेल हो जाता है कि वो पेमेंट क्लियर नहीं कर पाता एट अ पर्टिकुलर डेट और टाइम, तो फिर ये इजी होगा ड्रायर के लिए कि वो लीगली अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। सेकंड है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। द बिल बेयरर has to wait till the due date of the bill to receive the payment and it from the bank before its due date. तो डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है कि आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को टाइम आने से पहले, उसकी ड्यू डेट से पहले भी कैश करा सकते हैं और इसमें बैंक जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा। आपके जो पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन की गई होगी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उससे कम पे बैंक आपको पूरी पेमेंट क्लियर कर देगा और जब वो ड्यू डेट आएगी तो बैंक खुद उस पार्टी से या उस डेटर से अमाउंट जो है वो अपनी रिकवर कर लेगा। Third है endorsement possible. This bill of exchange can be exchanged from one individual to another for the adjustment of the debt. अब ये जो endorsement possible है इसमें वो आपको बताएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, जिसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ ये आपको दे रहे हैं कि नियति सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 ऑन क्रेडिट टू निधि ऑन 5/5/2003। इन्होंने गुड्स जो हैं वो बेची हैं
क्रेडिट पे निधि को 8,000 की, और उसी सेम डे में नियति ड्रू अ बिल ऑन निधि विच वाज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय हर। नियति ने बिल ड्रू किया, ठीक है, निधि पर, विच वाज एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्ट भी हो गया और रिटर्न भी कर दिया गया है बाय हर। ऑन 10/5/2003 नियति इंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर रौनक। नियति ने इसको इंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया इस बिल को इन फेवर ऑफ क्रेडिटर रौनक के नाम। द अमाउंट ऑफ द बिल वाज पेड ऑन द मैच्योरिटी डेट। अब जो अमाउंट जो है वो पे की गई है मैच्योरिटी डेट पे, तो आपने इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है ऑन द बुक्स ऑफ नियति एंड निधि। तो सबसे पहले नियति की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम देखेंगे, क्योंकि नियति ने क्या किया था आपके सामने इलस्ट्रेशन में कि इन्होंने चीजें बेची हैं क्रेडिट के ऊपर निधि को। तो नियति जो है बेसिकली वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो इसने सेल अकाउंट इसमें आ जाएगा, बिल रिसीवेबल्स आ जाएंगे। रौनक को इसने फिर आगे क्या कर दिया था, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया था, इंडोर्स कर दिया था बिल वो। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है ये आपने जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करनी होगी। देन हम बात करेंगे जर्नल ऑफ निधि की। उसके अंदर भी आपने ये देखना होगा इसने परचेजिंग की हुई है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका डेटर बन जाएगा। तो जब ये डेटर होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर लायबिलिटी जनरेट होगी कि इसने बिल पे करना है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिल पे कर देगा, तो फिर यही आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी डेबिट हो जाएंगी। और ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करनी होंगी, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को। ओके, इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ रिलेट करती हैं। सबसे पहली है जी डिसऑनर ऑफ अ बिल। अगर आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है किसी भी वजह से, अगर वो कैश नहीं होता तो वो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिल इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन द ड्राई फेल टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब बिल किन कंडीशन में डिसऑनर हो सकता है, अगर ड्राई फेल हो जाता है अपनी पेमेंट क्लियर करने के लिए टू दी क्रेडिटर, तो फिर ये आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा। द बिल में गेट डिसऑनर व्हेन द ड्राई डजंट हैव सफिशिएंट फंड टू पे द बिल और ही बिकम इंसॉल्वेंट। अब सेकंड कंडीशन वो बता रहा है कि बिल तब भी डिसऑनर्ड हो सकता है अगर ड्राई के अकाउंट में पैसे नहीं है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया। और थर्ड वो कह रहा है इन दिस सिचुएशन द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज रिस्टोर्ड। तो इसमें लायबिलिटी जो एक्सेप्टर की होगी वो रिस्टोर्ड हम कर देंगे, ठीक है, मतलब कि इसकी जो लायबिलिटी है वो रहेगी और बाद में फिर ये इसको पे करेगा। नोटिंग ऑफ अ बिल, नोटिंग ऑफ अ बिल जो है ये रिलेट करता है डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल के साथ। तो ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल व्हेन दिस फैक्ट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अ नोटरी पब्लिक इट इज टर्म्स एज नोटिंग ऑफ अ बिल। जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो जाएगा तो नोटरी पब्लिक को ये नोटिस चला जाएगा कि इनका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो जो नोटरी पब्लिक चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे ताकि आपका नोटिंग ऑफ डिसऑनर जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर हमने रिन्यू करना हो बिल को तो फिर हम कैसे करेंगे, व्हेन द एक्सेप्टर इज नॉट इन हिज कैपेसिटी टू पे हिज बिल ऑन द ड्यू डेट। अगर जो एक्सेप्टर है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ड्यू डेट पे अपना पेमेंट क्लियर कर सके, तो वो फिर रिक्वेस्ट कर देता है ड्रॉयर को कि आप ओरिजिनल बिल को कैंसिल कर दें और नया बिल जो है ओल्ड बिल की रिप्लेसमेंट में मुझे इशू कर दें। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। थर्ड वो यहाँ आपको बता रहा है कि ड्रॉयर एग्रीज एंड अ न्यू बिल इज ड्रॉन इट इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। और अगर ड्रॉयर जो है वो मान गया है और उसने न्यू बिल जो है वो ड्रॉ कर दिया है तो फिर ये क्या कहलाएगा, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ओके, उसके बाद है रिटायरिंग ऑफ अ बिल। क्या है जी, रिटायर अगर आपका बिल हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं। व्हेन द ड्राई पे द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट इट इज टर्म एज द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अगर ड्राई ने मतलब अगर डेटर ने बिल पेमेंट कर दी है बिल की बिफोर इट्स ड्यू डेट तो ये बिल जो है वो आपका रिटायर्ड हो जाएगा। इट हैपेंड विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्रॉयर एंड ड्राई। ये तब होगा रिटायरिंग ऑफ अ बिल जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों पार्टीज के दरमियान। To encourage retiring of the bill, the holder allows some discount called rebate on the bill amount from the date of retiring the bill to the maturity. अच्छा, अब ये ड्रायर की मर्जी है कि वो अगर चाहे तो वो डिस्काउंट भी दे सकता है ड्राई को, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पहले बिल को क्लियर कर दिया है। तो इस तरह की जो रिबेट्स हैं वो ड्रायर्स दे रहे होते हैं ड्राई को, मतलब क्रेडिटर डेटर को ये रिबेट दे रहा होता है जस्ट फॉर इंकरेजिंग दी रिटायरिंग ऑफ द बिल। ओके, उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आप चाहें तो आप उस बिल को डिस्काउंट भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं और उसकी पेमेंट क्लियर कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक। तो इट मीन इनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले आपने अगर उस बिल को इनकैश करा लिया तो बैंक
जो है वो डिडक्ट करेगा अपने चार्जेस उस बिल में से और बाकी पेमेंट जो है वो आपको दे देगा। देन है जी इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिल और प्रोमिसरी नोट टू वन अनदर। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप अपना जो है ट्रांसफर कर रहे हैं बिल को, उसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इट इज ट्रांसफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डेट्स एंड ड्यूज। ये उस वक्त किया जाता है जब आपने अपने अकाउंट्स को सेटल करना हो, ट्रांसफर करना हो डेट्स और ड्यूज को। ओके, देन है जी बिल सेंड टू द कलेक्शन। अगर बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं तो फिर क्या होगा, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन विद इंस्ट्रक्शन दैट इट विल बी रिटेन टिल द मैच्योरिटी डेट। अब बिल जो है वो भेजा गया बैंक को कलेक्शन के लिए इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि आप इसको रिटेन कर लें जब तक मैच्योरिटी डेट आती नहीं। बिल विल बी रियलाइज ऑन इट्स ड्यू डेट। बिल को आप तब रियलाइज करेंगे जब उसकी ड्यू डेट आएगी। तो ये जो सारा प्रोसीजर है कहलाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, उसके बाद जी हमारे पास प्रोमिसरी नोट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट के। अब प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग सो एन ऑरल प्रॉमिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट। इसमें भी राइटिंग होना कंपलसरी है, ऑरली आप प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू नहीं कर सकते। द प्रोमिसरी नोट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी। The promise made in the promissory note must be unconditional. The date of making the promissory note must be clearly stated. तो काफी हद तक ये हमारा मिल रहा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। प्रॉमिसरी नोट के बहुत से फीचर्स मिलते हैं। अच्छा जी, इसमें जो पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं प्रॉमिसरी नोट में वो सिर्फ दो ही हैं, एक मेकर जिसको ड्रॉअर कहेंगे और एक पे जिसने पे करना है। तो मेकर और ड्रॉअर क्या है जी, मेकर इज द पर्सन हु मेक और ड्रॉस द प्रॉमिसरी नोट who promise to pay a certain sum as specified or the promise in the promissory note. He is also called the promisor. और the pay is the person in whose favor the promissory note is drawn. जिसकी फेवर में आप ड्रॉ करेंगे उसको हम कहेंगे पे। और मेकर या ड्रॉअर कौन होगा, जो कि उसे इशू कर रहा होगा। स्पेसिमेन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट जो है वो आपके सामने है। पहले हमने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बताया और उसका सैंपल बताया। अब ये प्रोमिसरी नोट का सैंपल दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद ये बेसिक कुछ कंपैरिजन है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के, ये आपने थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना इनको, जिसमें डेफिनेशन जो है वो क्लियरली मेंशन है। सेक्शंस आपको बता रहा है कि कौन से सेक्शन में ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को राइट डाउन किया गया या मेंशन किया गया। इशूड कैसे होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर इशू करता है, प्रोमिसरी नोट जो है वो डेटर इशू करता है। पार्टीज कितनी इन्वॉल्व हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं। एक्सेप्टेंस कौन करता है, ड्राई क्यों एक्सेप्टेंस होती है और प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती फ्रॉम दी ड्राई। लाइबिलिटी जो है वो जनरेट हो रही होती है, ठीक है। और लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, लेकिन लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट होगी। प्रोमिसरी नोट में डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर क्या हमें करना होगा, यहाँ नोटिस आपको मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ से, लेकिन प्रोमिसरी नोट में कोई भी नोटिस नहीं होगा। कॉपीज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन हैव कॉपीज, द प्रोमिसरी नोट अलाउ नो कॉपीज। इज इट पेएबल टू ड्रॉअर मेकर, yes, the same person can be drawer and pay। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर और पे दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ये पॉसिबल नहीं है। ड्रॉअर डिफरेंट होगा, पे डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो यहाँ इसने बताया आपको कि अगर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी हो बिल ऑफ एक्सचेंज की या प्रोमिसरी नोट की, तो कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके पास बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या होल्डर ऑफ द जो बिल है। द होल्डर ऑफ द बिल कैन यूज इट इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वे। तो जो होल्डर ऑफ द बिल है वो उनमें से कोई सा भी वे जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है बिल कैन बी रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जिन लोगों के पास बिल है वो उसको रिटेन कर सकते हैं तब तक जब तक के डेट ऑफ मैच्योरिटी आती नहीं है। सेकंड है बिल कैन बी डिस्काउंटेड। बिल को आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं विद द बैंक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे आप डिस्काउंट कर सकते हैं, कैसे आप डिस्काउंट कर सकते हैं। उसकी रीजंस उसने आपको बताई थी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप वक्त से पहले अमाउंट चाहते हैं तो आप बैंक के पास चले जाएंगे और बैंक उसको आपके लिए डिस्काउंट कर देगा, अपना कमीशन रख के बाकी अमाउंट आपको दे दी जाएगी। थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास बिल कैन बी इंडोर्स और निगोशिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। बिल जो है वो इंडोर्स और निगोशिएट किया जाता है क्रेडिटर की फेवर में, ठीक है। क्रेडिटर की फेवर में आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। निगोशिएटेड का भी ये मतलब होता है कि आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बिल कैन बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि जब बिल आप
बैंक की तरफ भेजेंगे फॉर कलेक्शन में, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा ये भी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक स्लाइड में डिस्कस किया कि जैसे ही आप बिल को भेजेंगे बैंक के पास तो एक इंस्ट्रक्शन साथ लगा देंगे कि जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक आप इसको अपने पास रिटेन करें, जैसे ड्यू डेट आ जाएगी आप बिल को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की। इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला क्लास उम्मीद करते हैं कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, और अगर कुछ नहीं भी क्लियर हुआ तो वो आप मुझसे अपनी स्लॉटेड जो क्लास का टाइम होगा उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है मेरे, और आपके पास सेम नंबर भी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी क्यूरी हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।